सोलो लेवलिंग का एक नया वीडियो लेके लौट आया हूँ। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत बहुत बढ़िया होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम जिन को कार्टेनन टेम्पल यानी डबल डंजन के अंदर जाते हुए देखेंगे। डबल डंजन टेम्पल का जो आर्क होगा इसको शायद 2 या 3 वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूंगा। अगर आपको सबसे पहले कार्टेनन टेम्पल यानी डबल डंजन के स्टोरी देखना है, कंप्लीट करना है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो। और एक अनाउंसमेंट, मेरे जो बंगाली चैनल के बारे में बोला था वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी उसमें कोई वीडियो नहीं है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। अगर उसमें 1.5 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं, उसके बाद सोलो लेवलिंग के ही जो जिनबू के सारे शैडोज है उसके बारे में उसमें एक बहुत डिटेल्ड वीडियो आएगी। तो जाके मेरे बंगाली चैनल को भी सपोर्ट करो, जाओ और सब्सक्राइब करो। पिछले वीडियो में हमने देखा था जापान में एक बहुत ही खतरनाक एस रैंक डंजन गेट ओपन होता है। उस गेट को रोकने के लिए एक रशियन हंटर यूरी ऑर्लोव को लाता है। अब आगे यूरी ऑर्लोव को देखते हैं। वो कहता है मुझे 3.6 बिलियन चाहिए और ये होता है 10 मिलियन ए डे, और ये पूरे 1 साल के लिए चाहिए। मुझे हायर करो और मैं तुम्हारी कंट्री, तुम लोगों को बचाऊंगा। वो हंटर बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है क्या, रुको, 10 मिलियन पर डे कैसे कह सकते हो तुम? यूरी कहता है हाँ, 3.6 बिलियन फॉर 1 ईयर तुम्हारी कंट्री बच जाएगा। मैं 3.6 ट्रिलियन के लिए नहीं बोल रहा हूँ जितना कि थॉमस आंद्रे चार्ज करता। तभी देखते हैं उसके पीछे 2 जो हंटर थे, वो बंदा कहने लगता है केन, रशियन लैंग्वेज आता है? पता है ये बंदा क्या कह रहा है? केन कहती है मुझे पता तो नहीं है, जितना देख के लग रहा है ये अच्छा तो कुछ नहीं बोल रहा है। यूरी हंसते हुए कहता है तुम्हें लगता है अब तुम्हारे पास कोई चॉइस है? तुम्हें तो मेरी पैर में पड़ के मुझसे माफी मांगना चाहिए, मेरे बूट्स को लीक करना चाहिए। ये सुन के वो हंटर कहता है तुम्हारा कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? यूरी फिर कहता है ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस तो होगा ही, क्योंकि मेरा पावर्स मैं सबसे ज्यादा बेनिफिशियल हूँगा। कम से कम तुम्हारे पीछे उन दोनों से तो अच्छा ही। ये सुन के उन दोनों को भी गुस्सा आता है। वो गुस्से में उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए जाते हैं, पर तभी देखते हैं उन पर कुछ बैरियर मैजिक का यूज करता है और कहता है अगर तुम सच में इतना ज़्यादा ही पावरफुल हो तो वहाँ पे 1 इंच आगे बढ़ के दिखाओ। वो दोनों वहाँ से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वहीं पे स्टक हो चुके हैं। वो दोनों सोचने लगते हैं क्या वो सच में इतना ज़्यादा स्ट्रांग है? हम लोग तो एस रैंक हंटर्स हैं, फिर भी वो हमें ऐसे रोक सकता है, पर कैसे? ऑर्लोव हंसते हुए कहता है मैं ऐसे ही गेट्स को ब्लॉक करूंगा और तुमको बचाऊंगा। तो फिर मेरा ऑफर तुमको कैसा लग रहा है? वो बंदा कहता है थैंक यू अपना एबिलिटीज दिखाने के लिए, हाउएवर मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मुझे गवर्नमेंट से पूछना होगा। क्या मैं एक कॉल करके आ सकता हूँ? सीन शिफ्ट होता है जिन के हाउस में। देखते हैं जिन बाहर जाने के लिए रेडी हो रहा है। उसकी मम्मी कहती है जिन, मुझे तुम्हारे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है ना? ये सुन के जिन थोड़ा सा चौंकता है और तभी स्माइल करते हुए कहता है ऑफ कोर्स नॉट मम्मी, मेरा बस एक अपॉइंटमेंट है, उसी के लिए जाना है, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा मम्मी। तभी उस की के डिस्क्रिप्शन को देखते हैं, उसमें अभी सिर्फ टाइम बचा हुआ है 1 मिनट 2 सेकेंड। ऐसे ही करते करते टाइम गुजरता जाता है और फाइनली वो टाइम आ जाता है जब वो की अपना लोकेशन रिवील करता है। सीन शिफ्ट होता है, हम जिन्हा की स्कूल में देखते हैं। उस जगह पर और एक नया गेट को देखते हैं जो कि नया अपियर हुआ है। वहीं पे हंटर एसोसिएशन के लोगों को देखते हैं। वो लड़की पहले कहती है सर ये एरिया रेस्ट्रिक्टेड है, आप कहाँ आ रहे हो? और तभी जिन अपना चेहरा दिखाता है। वो बंदी कहती है जिनबू। जिन कहता है ये गेट कितने देर से खुला हुआ है? वो कहती है 3 दिन सर, 3 दिन। ये सुन के जिन बहुत ज़्यादा चौंकते हुए सोचने लगता है नहीं, क्रैप, सिस्टम ने मेरे साथ खेल दिया है। उसने मुझे बताया था गेट का लोकेशन कहाँ है, ये मुझे 3 दिन में रिवील करेगा, पर ये नहीं बताया कि गेट कब अपेयर होगा। सच में मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, 3 दिन ऑलरेडी गुजर चुका है। पर वो बंदी कहती है सर ये गेट तो प्रोबेबली सी रैंक का गेट है, ये इतना हाई रैंक भी नहीं है, आप क्यों यहाँ पे आए हैं? तभी जिन आगे जाते हुए कहता है क्या कोई हंटर्स का ग्रुप वहाँ पे गए हैं? वो बंदी कहती है हाँ सर, लगभग 2 घंटे पहले। ये सुन के जिन सीरियस होकर कहता है जल्दी से जल्दी सबको हेल्प के लिए बुलाओ, इस रेड को जल्दी कैंसिल कराओ। पर उसे ये सब बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। वो कहती है सर मानामीटर के हिसाब से ये तो बस सी रैंक का गेट है। पर जिन उसकी बात नहीं सुनता, आगे जाने लगता है और कहता है अगर हमने उन्हें नहीं रोका तो उनमें से कोई भी नहीं बच पाएगा, सब कोई मारे जाएंगे। और ये कहते हुए वो आगे जाता है। वो लड़की कहती है क्यों आप ऐसा कर रहे हैं सर, क्यों आप ऐसा बोल रहे हैं? मुझे कुछ तो बताइए यहाँ पे क्या चल रहा है? जिन जाते जाते कहता है एक्सप्लेन करने के लिए टाइम नहीं है। सीन शिफ्ट होता है डंजन के अंदर। देखते हैं बहुत सारे हंटर्स उसी दरवाजे के सामने खड़ा हुआ है जिस दरवाजे के अंदर डबल डंजन है। वो लोग बहुत कोशिश के बाद भी उस दरवाजे को नहीं खोल पा रहे हैं। तभी उनके पीछे से आवाज आता है ये एक ट्रैप है। इतना जोर से उसकी आवाज सुन के सारे हंटर्स चौंक जाते हैं, वो डर जाते हैं। वो लोग चिल्ला के कहते हैं तुम कौन हो? जिन कहता है मैं कोई ऐसा जो कि इस डबल डंजन से बच के गया था। पर तभी उनमें से कुछ हंटर्स उसे पहचान लेते हैं और कहते हैं हे
क्या वो संग जिनबू है ना? हाँ तुमने सही कहा, वो तो संग जिनबू है, पर वो यहाँ पे क्या कर रहा है? जिन कहता है तुम्हारे सामने एक टेरिबल डेंजर्स है, यहाँ से मैं संभालता हूँ, तुम लोग वापस जाओ। वो दरवाजे के सामने चला जाता है, दरवाजे के सामने देखता है कि वो लॉक है, सामने वहाँ पे एक की होल था। उसको नोटिस मिलता है की का यूज़ करो, और वो की का यूज़ करते ही दरवाज़ा खोल जाता है। ये देख के बहुत सारे हंटर्स को विश्वास नहीं होते, क्योंकि वो लोग इतने कोशिश के बाद भी इस दरवाजे को नहीं खोल पा रहे थे, पर ये आके एक ही बार में खोल देता है। पर तभी पीछे से एक बंदा कहता है मिस्टर संग, हमने इस डेंजन का एंट्री परमिट लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि आपके पास कोई राइट है हमें ये बताने के लिए कि हमें चले जाना चाहिए। ये सुन के जिन कहता है हाँ वो तो ठीक ही कह रहा है, एस रैंक हंटर होने का मतलब ये नहीं मैं हर किसी को ऑर्डर देता फिरूं। तभी कहता है ठीक है, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, कोई भी जिसे भी इच्छा हो वो अंदर जा सकता है। उसका ये बात सुन के वो हंटर को देखते हैं, वो आगे जाने लगता है, पर जब दरवाजे को पास करता है तभी नोटिस आता है कोई ऐसा है जिसके पास टेम्पल का की नहीं है, वो गेट के अंदर आया है। तभी गेट को गार्ड करने वाला मूर्ति को देखते हैं, वो अपना एक्स वहाँ पे बहुत ही स्पीड से मारता है। जिन किसी तरीके से उस हंटर को खींच लेता है और दूर फेंक देता है, और तभी पीछे देखते हुए कहता है कि अब भी तुम्हें अंदर जाना है? सब कोई सुनो, मैं चाहता हूँ कि तुम सब इस डबल डेंजन से बाहर निकल जाओ और एसोसिएशन से कांटेक्ट करो, उन्हें कहो कि एक डबल डेंजन आ चुका है। ये कहते हुए वो उस गेट के अंदर एंटर करता है, और उसके एंटर करते ही दरवाज़ा बंद हो जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं उस डेंजन के अंदर सारे के सारे लाइटें वैसे ही जल जाते हैं जैसे कि पहली बार जब वो लोग आए थे। जिन पूरे डेंजन को एक बार फिर से अच्छे से देखता है और मन में सोचने लगता है ये वही जगह है जहाँ से सब कुछ की शुरुआत हुई थी। फाइनली मैं यहाँ पे वापस आ चुका हूँ, अब सब कुछ अलग है, पहले से तो बिल्कुल अलग। और इन सारे मूर्तियों की तरफ देखते हुए मैं समझ पा रहा हूँ कि ये जो सारे स्टैचूज हैं ये सब कोई भी बीस्ट या फिर कोई भी लिविंग बींग्स नहीं है, बस एक पपेट है, पर एक बींग जो कि माना रेडिएट कर रहा है। सो तुम हो यहाँ के कंट्रोलर। वो मूर्ति कुछ भी नहीं कहता, चुपचाप रहता है। जिन फिर से कहता है क्या अब भी तुम चुप रहोगे? क्या तुम्हें नहीं लगता तुमको अभी मुझे कुछ जवाब देने की जरूरत है? वो उसी मूर्ति के सामने खड़ा हुआ है जिसके पास टैबलेट था, और तभी देखते हैं वो हिलता है, उसकी तरफ देखते हुए बहुत ही क्रीपी सा स्माइल देते हुए कहता है तो फाइनली तुम इतने दूर तक आ चुके हो। सीन शिफ्ट होता है, जापान के एयरपोर्ट में देखते हैं सारे के सारे फोटोग्राफर्स यूरी का फोटो ले रहे हैं और उससे सवाल करने लगते हैं यूरी सर आप कैसे गेट को ब्लॉक करेंगे? यूरी कहता है वही सेम स्ट्रेटजी से जैसे मैं नॉर्मली करता हूँ, मैं एक सर्कल बनाऊंगा और उसमें माना पोर करूंगा, ये बहुत इजी है, और उस गेट के अंदर जो भी होगा बाहर नहीं आ पाएगा। पर वो लोग कहते हैं क्या सर सच में आप एक एस रैंक के गेट को ऐसे ही रोक सकते हैं? वो कहता है नॉर्मली मैं कहता हूँ नहीं कर पाता, उसके लिए मुझे बहुत सारे माना क्रिस्टल चाहिए होंगे, मेरे जो मैजिक सर्कल्स होंगे वो वहाँ से माना को खींचेंगे और अपना ताकत बढ़ाते रहेंगे, और ऐसे ही करके हम लोग गेट को ब्लॉक करेंगे। तो बेसिकली मैं तुम्हारी ज़िंदगी बचाने वाला हूँ, ये याद रखना, मुझे याद रखना। मिस्टर गो को देखते हैं, वो भी टीवी पर ये सब देख रहा था और कहने लगता है आई एम नॉट श्योर कि वो ये सब कर पाएगा कि नहीं, पर इतना ज़रूर जानता हूँ कि फेल होने पे क्या होगा। तभी पीछे देखते हुए कहता है संग जिनबू वो आप क्या कर रहा है? मिस्टर बू जिनचुल कहता है सर वो तो एक रेड पर है, और आजिन गिल्ड ने रिक्वेस्ट की है कि हम उन्हें सारे के सारे गेट्स पर रेड करने की परमिशन दे दे, पर सर वहाँ के एरिया को तो फेम गिल्ड, टाइगर गिल्ड और फाइन गिल्ड संभाल रहे हैं, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ये सुन के मिस्टर को हंसते हुए कहता है तो वो अकेला इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक पूरी मेजर गिल्ड को तक टक्कर दे रहा है, कितना ज़्यादा अमेजिंग है। कुछ देर बाद मिस्टर गो मीटिंग के लिए चले जाते हैं, और उनके जाने के बाद मिस्टर बू के पास एक कॉल आता है और वहाँ पे उन्हें बताया जाता है कि सर हमें रिपोर्ट मिली है, वही स्कूल जहाँ पे कुछ दिन पहले एक गेट ओपन हुआ था वहाँ पे और एक गेट अपीयर हुआ है सर। सिर्फ इतना ही नहीं, ये डबल डेंजन है। ये सुन के मिस्टर बू जिनचुल बहुत ज़्यादा चौंकता है और कहता है क्या डबल डेंजन? जवाब आता है, कहता है सर इतना ही नहीं, संग जिनबू वो उस डबल डेंजन के अंदर एंटर कर चुका है। सीन शिफ्ट होता है, हम फिर से डेंजन के अंदर देखते हैं वो मूर्ति अब हिलने लगता है, और तभी देखते हैं वो अपना बहुत सारा पंख खोलता है और जिन के सामने खड़ा हो जाता है। उसके हाथ में जो टैबलेट था वो उसे एक ही बार में तोड़ते हुए कहता है आई सी, तुम आखिरकार इतने दूर तक आ चुके हो। जिन उसे कहता है वो जो स्लैब तुम्हारे हाथ में था उसे तोड़ना ठीक था, या फिर उसमें जितने सारे कमेंटमेंट्स लिखे हुए थे, रूल्स लिखे हुए थे, उसका सच में कोई मतलब नहीं था। वो कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, उनकी ज़रूरत बिल्कुल थी, पर अब उनकी और ज़रूरत नहीं है।
जिन कहता है, क्या तुम ही हो वो जिसने मुझे यहाँ पे बुलाया है? वो मूर्ति हंसते हुए कहता है, हाँ मैं ही हूँ। ये सुन के जिन और ज़्यादा सीरियस होता है और पूछता है, तो फिर तुम क्या हो, एक मैजिक बीस्ट? वो मूर्ति कहता है, तुम गलत सवाल पूछ रहे हो। तुम्हें ये नहीं पूछना चाहिए कि मैं कौन हूँ, तुम्हें ये पूछना चाहिए तुम कौन हो। और तभी वो क्लैप करना शुरू करता है और उसके क्लैप करते ही सारे के सारे मूर्ति हिलने लगते हैं, जिन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। और वो कहता है, अब शुरू होता है तुम्हारा फाइनल टेस्ट। अगर तुम एंड तक इस टेस्ट में खड़े उतरे और जिंदा रहे, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दे दूंगा। सारे के सारे मूर्ति इस जिन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जिन तभी कहता है, आ जाओ। पर तभी वो मूर्ति स्नैप करता है और कहता है, ये काम नहीं करने वाला, इस टेस्ट में कोई भी चीटिंग अलाउ नहीं किया जाएगा। और तभी उसे नोटिस मिलता है, फाइनल टेस्ट में इस स्किल का यूज़ नहीं किया जाएगा। वो मूर्ति फिर कहता है, मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ तुम क्या कर सकते हो, मुझे कोई परवाह नहीं तुम्हारे सर्वेंट्स क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं। जिन पूरी तरह से चौंक जाता है। उसको और एक नोटिस मिलता है जहाँ पे लिखा हुआ था, तुम्हारे पास अब कोई अथॉरिटी नहीं, तुम कोई भी पोशन को परचेस नहीं कर सकते, कोई भी आइटम को खरीद नहीं सकते शॉप से, यहाँ तक कि तुम वेस्ट रिवॉर्ड का यूज़ नहीं कर सकते, लेवल अप रिवॉर्ड्स का यूज़ नहीं कर सकते और स्टेटस रिकवरी भी नहीं कर सकते। और तुम इस रूम से तब तक नहीं हिल सकते जब तक तुम्हारा फाइनल टेस्ट कंप्लीट ना हो जाए। जिन पूरी तरह से हैरान है और सोचने लगता है, तो सब कुछ ऐसे शुरू होगा, मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं था। मेरे हाथ में जितने सारे कार्ड्स होंगे वो सब कुछ ऐसे ही यूजलेस निकलेंगे। तभी देखते हैं एक मूर्ति अपना तलवार से बहुत ही स्पीड से जिन पर हमला करता है। पर जिन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, वेल मैं अभी भी अपना इन्वेंट्री का यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं अब इन सब को सिर्फ अपनी ताकत की मदद से हराऊंगा। वो उस मूर्ति की इतनी बड़ी तलवार को एक ही बार में अपने हाथ से पकड़ लेता है और वहीं पे उस तलवार को तोड़ देता है और टूटा हुआ हिस्सा से उसी मूर्ति के फेस पे मारता है। ऐसे ही करते करते जिन एक एक करके सारे मूर्ति इसको मारता जा रहा है। और तभी और एक मूर्ति आता है जो कि अपने बो एंड एरो से उस पर हमला करता है। जिन उसके हमलों को भी डॉज करता है और उसके एरो को एक ही बार में 2 टुकड़ों में काट देता है और उस मूर्ति को वहीं पे ख़त्म कर देता है। और लड़ते हुए सोचने लगता है, दैट्स राइट, मैं इसी मोमेंट का वेट कर रहा था। नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, मैं इस मोमेंट के लिए जी रहा था। वो मेन मूर्ति उसे देखते हुए कहता है, तुम सच में अपने सिर्फ इस ह्यूमन बॉडी के साथ बहुत दूर आ चुके हो, बहुत कुछ तुमने अचीव कर लिया है। आई एम ट्रूली इम्प्रेस्ड, तुम कितना ज़्यादा ताकतवर हो चुके हो। जिन उन सारे मूर्ति पर हमला किए जा रहा था, उनको मारते जा रहा था और सोच रहा है हर एक मूर्ति बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल है। पहले तो मैं उनकी हमले को देख ही नहीं पाता था, पर अब मैं इन्हें देख सकता हूँ, तो मैं ज़रूर कर सकता हूँ, मैं इन्हें मार सकता हूँ। वो मूर्ति उसे ऐसे लड़ते हुए देख के फिर से कहता है, सच में तुम्हारा ग्रोथ देख के मैं इम्प्रेस हुआ हूँ, पर अभी भी इस टेस्ट को ख़त्म होने के लिए बहुत बहुत टाइम है। तभी जिन पीछे देखते हुए थोड़ा सा चौंकता है, हैरान होता है, डर जाता है, क्योंकि हम फिर से उसी मूर्ति जिससे सब कुछ शुरू हुआ था उसी को उठते हुए देखते हैं। वो खड़ा होता है और जिन की तरफ देखते हुए स्माइल करने लगता है। वो मूर्ति फिर से हंसते हुए कहता है, भगवान की पूजा करने की टाइम अब आ चुका है। सीन शिफ्ट होता है, हम मिस्टर गो को किसी के साथ मीटिंग में देखते हैं। वो बंदा एक डॉक्यूमेंट को आगे करते हुए कहता है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, जेजू आइलैंड में जितने भी सारे एसेंस स्टोन मिले हैं उसको हम गिव अप करते हैं। ये सुन के मिस्टर गो पूरी तरह से चौंकता है और कहता है, पर क्यों? उस बंदे को देखते हैं, ये और कोई नहीं मात्सुमोतो यानी जापानीज हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन है। वो कहता है, इसके बदले में हम संग जिनबू को हायर करना चाहते हैं। ये सुन के मिस्टर गो थोड़ा सा हंसते हैं और कहते हैं, आई एम सॉरी, पर आपको शायद ये नहीं पता, जिन हमारे हंटर एसोसिएशन के साथ एफिलिएटेड नहीं है। ये सुन के वो कहता है, हाँ ये मैं जानता हूँ, पर आप लोगों के बिना हम उससे कांटेक्ट नहीं कर सकते। हम बस ये चाहते हैं कि आप उसे हमारे बारे में बोले, बस हम उससे नेगोशिएट करना चाहते हैं। मिस्टर गो सोचने लगता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, वो इतना सारा एसेंस स्टोन, इतना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है सिर्फ उससे बात करने के लिए। नॉर्मली देखो तो ये बुरा ऑफर नहीं है, और जिनवू का परफॉर्मेंस सच में उनके लिए भी ये अच्छा है। तभी कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने इंटरप्रेटर्स को बाहर ले जाओ, मैं अकेले में तुमसे बात करना चाहता हूँ। ये सुन के मात्सुमो तो पूरी तरह से चौंकता है और कहता है, क्या आप जापानीज जानते हैं? वो हंसते हुए कहता है, हाँ, क्योंकि मेरे फादर जो थे उनके जापान में एक स्मॉल बिजनेस हुआ करता था जब मैं छोटा था। मिस्टर को कंटिन्यू करते हुए कहता है, मिस्टर मात्सुमोतो, अगर ये आपका कोई फिर से ट्रिक हुआ, आपको फिर से सजेस्ट करता हूँ कि आप यहीं पे रुक जाए।
ये सुन के मात्सुमोतो कहते हैं, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं आप? मिस्टर गो कहता है, मैंने सुना ब्लेड किल ने आपके साथ सारा रिश्ता तोड़ दिया है। ये सुन के वो कहता है, क्या क्या कह रहे हैं आप? आपको कैसे पता? मिस्टर गो कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल नहीं है। वो लोग हंटर एसोसिएशन से कोई मदद नहीं ले रहे हैं, जितने भी सब्सिडीज हैं वो सब जापानीज गवर्नमेंट से ले रहे हैं। और जो ब्लेड किल था, जब तक गोतोरिजी था तब तक आपके हाथ में था, सब कुछ आपके हाथ में था, पर उसके जाते ही पूरी तरह से बिखर गया। और मैं इतना भी जानता हूँ कि अब जापान में पावर स्ट्रगल चल रहे हैं। ये सब बातें सुन के मात्सुमोतो की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। मिस्टर गो कहते हैं, अगर ये गेट प्रॉपर तरीके से ब्लॉक नहीं हुआ तो इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर जाएगा मात्सुमोतो। और ये सब कुछ किसके वजह से हुआ? आपके वजह से। पूरा जापान में सब हंटर, सारे गिल्ड्स के बीच ऐसे दिक्कतें आ रहा है, वो भी आपके वजह से। पता है, आपके रिसीवर में एक कैमरा फिट है जो कि गोतो के टीम को बिलोंग करता है। तभी उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि आपको सच में लगा ये मुझे पता नहीं चलेगा? उसको इतने गुस्से में देख के मात्सुमोतो की पूरी तरह से फट चुका है, वो डर चुका है। मिस्टर गो कंटिन्यू करते हुए कहता है, क्या लगता है आपको, किस टाइम पे आए हैं आप? ये सबसे बुरा टाइम है एसेंस स्टोन को लेके नेगोशिएशन करने का। और अगर इसके बारे में जापान को पता चला, जापान के पब्लिक को पता चला, सारे के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पे आ जाएगा। आपके इन साजिशों के बारे में सबको पता चल जाएगा। और तभी देखते गुस्से में वो उस फोन को ही तोड़ देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, फोन के साथ साथ उस टेबल तक को तोड़ देता है। उसको इतने ज़्यादा गुस्से में देख के मात्सुमोतो पूरी तरह से डर चुका है। मिस्टर गो कंटिन्यू करते हुए कहता है, मैं इतना भी ज़्यादा क्रूर नहीं हूँ कि मैं इस बारे में सबको बता दूँ, पर इतना बता सकता हूँ, इस सब के लिए आपको मिस्टर संग जिनबू को थैंक यू कहना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है, जिन को देखते हैं, वो अभी भी उन सारे मूर्ति से लड़ रहा है। जितना वो उनको मारे जा रहा है, वो मूर्ति बार बार उसके तरफ आते ही जा रहा है। और इतना ही नहीं, उसके पीछे वो बड़ा वाला मूर्ति वो भी है उसके पीछे। और तभी देखते हैं वो अपने कमांडर टच की यूज़ करके अपने सामने जितने भी मूर्ति थे उनको पिचका के एक बॉल की शेप दे देता है। और जो बड़ा वाला मूर्ति यानी गॉड का मूर्ति है उसकी बीम से बचता है। तभी उसे नोटिस मिलता है द कमांडर टच वो अब अपने फाइनल फॉर्म तक पहुंच चुका है। उसका नाम है द कमांडर्स ऑथोरिटी। वो मूर्ति अब तक जिन के ऊपर अपने बीम से अटैक किया जा रहा था, जिन भी किसी तरीके से उसके अटैक को डॉज करे जा रहा है। जिन सोचता है ये बहुत क्लोज था, मैं अभी भी इतने पावरफुल होने के बाद भी इस बीम के डायरेक्ट अटैक से नहीं बच सकता, तो मुझे ज़रूर कुछ करना होगा। मुझे सबसे पहले उससे ही छुटकारा पाना होगा। और तभी देखते हैं वो अपना स्किल स्पीड का यूज़ करता है। दूसरी तरफ वो मूर्ति जिन को अपनी तरफ आते हुए देख के वहाँ पे उसके ऊपर अपने पैर से बहुत ही ज़ोर से किक करता है। पर जब तक वो किक करता तब तक जिन वहाँ से निकल चुका है, उसकी तरफ आने लगता है। ये देख के वो मूर्ति भी चौंकता है, पर फिर से वो अपने लाइट बीम लेज़र बीम की यूज़ करने लगता है। पर तभी देखते हैं जिन उसके ऊपर अपना कमांडर्स ऑथोरिटी स्किल का यूज़ करता है और सोचने लगता है इसका यूज़ करके मैं उसे सबसे पहले उसकी जो ब्लाइंड स्पॉट है वहाँ पे जाऊँगा, द कमांडर्स ऑथोरिटी। पर जब वो अपने कमांडर्स ऑथोरिटी का यूज़ करता है, थोड़ा सा यूज़ में ही हम देखते हैं वो मूर्ति पूरी तरह से हिल जाता है और उसका लेज़र बीम वो भी डिफ्लेक्ट हो जाता है। ये देख के जिन भी बहुत ज़्यादा हैरान है कि उसने अपनी पूरी ताकत भी नहीं लगाई थी, तब भी उसके कमांडर्स ऑथोरिटी ने इतना ज़्यादा काम किया, इसमें इतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स आ चुका है। सच में अपग्रेड होने के बाद अब इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। तभी उसे देखते हैं वो मूर्ति के ऊपर चढ़ चुका है। वो मूर्ति भी उसे अपने कंधे पर देख के थोड़ा सा चौंका हुआ है। तभी जिन अपने म्यूटिलेशन पावर का यूज़ करता है और उस मूर्ति के फेस पर बहुत सारा स्लैश करता है। पर तभी वो सामने देख के पूरी तरह से चौंकता है, क्योंकि उसकी म्यूटिलेशन अटैक से उस मूर्ति को कुछ भी नहीं हुआ था, चेहरे पे कुछ ही स्क्रैचेस आए थे। ये देख के जिन हैरान होकर सोचने लगता है, डीमन किंग के डैगर से अगर मैं किसी के ऊपर भी हमला करूं, किसी भी चीज़ के ऊपर, वो एकदम से स्लैश हो जाता है, पर इससे तो इसे सिर्फ स्क्रैच ही आए हैं। और तभी देखते वो जाम करते हुए सोचने लगता है, कोई बात नहीं, अगर मैं स्लैश नहीं कर सकता तो मैं उस पर अपना ब्रूटल फोर्स का यूज़ करूँगा और उसके जो दरारें हैं उस पर अपनी ताकत से मारूंगा। और तभी देखते हैं वो जाके उस मूर्ति के जो दरारें हैं वो वहाँ पे पकड़ता है और अपने पंच में बहुत ज़्यादा माना और बहुत ताकत का यूज़ करके एक बहुत ही ज़ोरदार पंच उसके फेस पे मारता है, जिससे देखते हैं गॉड की मूर्ति की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, इतना कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंट पड़ जाता है। अब बस इस इमेज को, इस पैनल को देखो, समझ जाओगे उसकी क्या हालत है। ये देख के मेन मूर्ति कहता है, मैंने कभी सोचा नहीं था वो मेरे इतने सुंदर क्रिएशन के ऊपर ऐसा अटैक यूज़ करेगा।
और तभी जिन को देखते हैं वो एक के बाद एक उस मूर्ति के ऊपर पंच किए जा रहा है और सोचने लगता है अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ लेवल 103 जाने का मतलब क्या होता है। और तभी एक और पंच मारता है। ये पंच इतना ज़्यादा खतरनाक था कि उसका शॉक वेव पूरे डेंजर में गूंज जाता है और इस एक पंच के वजह से वो मूर्ति वहीं पे ज़मीन पे गिर जाता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा सा एक गड्ढा हो जाता है। पर जब जिन नीचे उतरता है तब अपने सामने 3 और छोटे छोटे मूर्ति को देखता है। पर तभी उन पर अपना कमांडर्स ऑथोरिटी का यूज़ करता है, जिससे हम देखते हैं वो सारे मूर्ति वहीं पे ज़मीन पे एक ही बार में पिचक जाते हैं। जिन अब आगे जाने लगता है और उन सबको हराने के बाद सोचने लगता है इस बैटल की वजह से लगता है मैं और ज़्यादा पावरफुल हो रहा हूँ। तभी वो मूर्ति सामने से आके क्लैप करने लगता है और कहता है इम्प्रेसिव। जिन कहता है तुम्हें तो अपना प्रॉमिस पूरा करना है। पर वो मूर्ति हंसने लगता है और कहता है ये टेस्ट अब तक खत्म नहीं हुआ है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है मैं अभी भी यहाँ पे हूँ। और तभी जिन को और एक नोटिस मिलता है, एक अर्जेंट क्वेस्ट। वो मूर्ति कहता है मैं हूँ तुम्हारा फाइनल टेस्ट। नोटिस में लिखा हुआ था तुम्हारा हार्ट बीट करना स्टॉप कर देगा अगर तुमने इसे 10 मिनट के अंदर नहीं हराया तो। जिन उस मूर्ति की तरफ देखते हुए कहता है कौन हो तुम। टाइम बचा हुआ है 9 मिनट 58 सेकेंड। और तभी देखते हैं जैसे उसे नॉर्मली नोटिस मिलता है वैसे लिखा आता है आई एम प्रीटी श्योर मैंने तुम्हें पहले भी कहा है ये एक सिली क्वेश्चन है पर मैं तुम्हें जवाब दे देता हूँ। तुम्हें जानना है ना मैं कौन हूँ। मैं हूँ आर्किटेक्ट ऑफ द सिस्टम। मैं ही हूँ वो जिसने इस पूरे सिस्टम को बनाया है। वो जैसा बोलता है जिन के नोटिस में भी वैसा ही लिखा हुआ आता है। लास्ट में वो कहता है कि अब तुम्हें मेरे जवाब सुन के सेटिस्फेक्शन मिला और जिन के नोटिस में भी वही लिखा हुआ आता है। सो इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगला एपिसोड जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सोलो लेवलिंग के एक नया एपिसोड लेकर मैं आ चुका हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जिन डबल डेंजन में यानी कार्टनन टेम्पल में जा चुका है और वहाँ पे जाके उसकी मुलाकात होता है द आर्किटेक्ट यानी जिसने इस सिस्टम को बनाया। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम बो जिनचुल और उसके टीम को देखते हैं। वो लोग भी उस गेट के पास आ चुके हैं। वो लड़की सबको बुला के कहती है सर्वेलेंस टीम से सब कोई यहाँ पे आ जाओ। मिस्टर बू के पीछे हम बहुत सारे हंटर्स को देखते हैं। उनको लेकर वो उस डेंजन में जाने वाला है। जाते हुए सोच रहा है बहुत मुश्किल के बाद मैंने हंटर एसोसिएशन से 7 एलाइट हंटर्स को ला पाया। हाँ मुझे पता है ये लोग मिस्टर सॉन्ग की हेल्प करने के लिए इनफ नहीं है पर फिर भी मुझे तैयार तो रहना ही होगा। पर तभी उसे एक अजीब सा एक बहुत ज़्यादा पावरफुल माना वेव्स महसूस होता है जिससे वो पूरी तरह से घबरा जाता है। उसकी बॉडी तक कांपने लगता है। पीछे से बहुत सारे हंटर्स उसे देख के कहते हैं मिस्टर बू क्या हुआ। मिस्टर बू का पसीना छूट चुका है। वो सोच रहा है ये क्या था। तभी कहता है ये बोन चिलिंग हो रहा, ये आ कहाँ से रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बहुत ज़्यादा डरावना एक माना स्टॉर्म है। तभी पीछे देखते हुए कहता है क्या यहाँ पे आसपास कोई मेजर गिल्ड है। और पीछे से उससे पता चलता है कि यहाँ पे हंटर्स गिल्ड के मेंबर्स हैं। और तभी कहता है उनका 2 एस रैंक हंटर्स, उनका क्या हाल है। वो लोग कहते हैं मिस्टर सोईजोंग और मिस चाइयन दोनों ने ही हाँ कर दिए पार्टिसिपेट करने के लिए। उन लोगों से ये बात पता चलने के बाद वो आगे जाने लगता है और कहता है जल्दी से जल्दी उन्हें इमरजेंसी यहाँ पे आने के लिए कहो, हमें उनकी सख्त ज़रूरत है। और आगे जाते हुए सोचने लगता है व्हाट द हेल जिनवू, आखिर तुम ये किससे फाइट कर रहे हो। सीन शिफ्ट होता है डेंजन के अंदर। देखते हैं द आर्किटेक्ट को, उसका हाथ घूम रहा है। जिन उसे बहुत ज़्यादा सीरियस होकर देख रहा है। द आर्किटेक्ट उसे देख के स्माइल करने लगता है और इंस्टेंटली अपनी जगह से गायब होके, या फिर इतना ज़्यादा स्पीड था कि जिनू अपनी खाली आंखों से नहीं देख पाया। और इंस्टेंटली हम देखते हैं वो जिन के पास आके उसे बहुत ही खतरनाक, बहुत ही ज़ोर से एक पंच करता है। जिन किसी तरीके से उसे रोकने की कोशिश करता है पर उसका पावर इतना ज़्यादा था वो जिन को लेकर ज़मीन में फ्लोर में जाके पटक देता है। ये हमला इतना ज़्यादा फास्ट और इतना ज़्यादा ताकतवर था जिन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। वहाँ पे एक बहुत खतरनाक सा ब्लास्ट होता है। इसकी पंच की गूंज चारों तरफ बिखर जाता है। जिन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। सिर्फ एक ही पंच से उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। उसके मुंह से खून निकल जाता है। तभी आर्किटेक्ट और एक पंच जिन पर करने वाला था पर किसी तरीके से जिन उसकी हमले को डॉज करता है। सिर्फ यही काफ़ी नहीं था क्योंकि आर्किटेक्ट के पास बहुत सारा हाथ है, तो बाकी सभी हाथों से जिन की तरफ पंच करने लगता है। बार बार वो जिन को पंच करे जा रहा है। पर तभी सामने देख के वो भी चौंकता है क्योंकि जिन भी उसकी पंचेस को रोकने में कामयाब हो रहा था। ये देख के हंसते हुए वो कहता है इम्प्रेसिव, सच में बहुत इम्प्रेसिव। तुमसे मैंने जो एक्सपेक्टेशन लगाई थी तुम तो उसे एग्जीट कर रहे हो।
तभी देखते हैं जीन को और एक बहुत खतरनाक पंच उसके एकदम फेस पर मारता है और इससे जीन के खून वहां पे बिखर जाता है। पर जीन के पास रुकने का टाइम बिल्कुल नहीं था। वो भी देखते हैं आर्किटेक्ट के फेस पर बहुत खतरनाक एक पंच करता है जिससे आर्किटेक्ट भी वहां से बहुत दूर खिसक जाता है। और तभी वो कहता है, किसे पता था मुझे फाइट करने में इतना ज़्यादा मज़ा आएगा, वो भी एक ह्यूमन बीइंग से। बहुत सारे हज़ारों साल हो गए हैं, मुझे इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया और सच में मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं था मुझे एक ह्यूमन वर्दी ओपोनेंट मिलेगा। तभी देखते हैं जीन की एक पंच की वजह से उसके चेहरे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। जीन को देखते हैं उसकी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आर्किटेक्ट को देख के सोचने लगता है, इसने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया क्योंकि मेरा लेवल 101 था। शायद इसे लगा कि मैं इसके लिए कोई मैच नहीं हूँगा, पर मैं ये कर सकता हूँ। और तभी कहता है, हे आर्किटेक्ट, मुझे अभी तुमसे बहुत सारे सवाल पूछने हैं। तुमने इस सिस्टम को आखिर क्यों बनाया और क्यों तुमने मुझे एक प्लेयर के रूप में चूज़ किया, और ये दुनिया में आखिर अभी क्या चल रहा है। पर आर्किटेक्ट उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था और कहता है, क्या तुम्हें सच में जानना है और अभी जानना है? अच्छा, मैं समझ पा रहा हूँ। तुम्हें लगता है अगर तुमने मुझे मार दिया शायद तुम्हें तुम्हारे आंसर्स नहीं मिलेंगे। जीन को देखते हैं जीन उससे दूर जाने लगता है और सोचने लगता है, क्लोज कॉम्बैट शायद मेरे लिए डिसएडवांटेज है। और तभी देखते हैं वो कमांडर्स ऑथोरिटी का यूज़ करता है। पर आर्किटेक्ट हंसते हुए कहता है, क्या तुम मुझ पर दूर से हमला करने के बारे में सोच रहे हो? इसका कोई यूज़ नहीं है। वो भी कमांडर्स ऑथोरिटी का यूज़ करता है। उन दोनों के कमांडर्स ऑथोरिटी की वजह से वहाँ पे बहुत जोर से एक ब्लास्ट होता है, चारों तरफ जमीन पूरी तरह से टूट जाता है। जीन ये देख के पूरी तरह से हैरान होता है और सोचने लगता है, वो मेरे जैसे सेम स्किल का यूज़ कर सकता है? क्या इसका मतलब मेरे लॉन्ग अटैक्स काम नहीं करने वाले? आर्किटेक्ट कंटिन्यू करते हुए कहता है, क्या सच में ये मैटर करता है तुम मुझे मारो या फिर नहीं? एंड जो आंसर्स वो तुम्हारे ही अंदर से बाहर निकलेंगे। और तभी देखते हैं उसके जितने भी सारे पपेट्स थे उन सब का हथियार वो अपने पास ले लेता है और एक बहुत खतरनाक रूप, मतलब उसके पास हर वो हथियार है जो कि उस डंजन में अवेलेबल होता है और उसके हर एक हाथ पर अलग अलग हथियार है। और वो कहता है, वो सारे आंसर्स जो तुम इतने दिनों से ढूंढ रहे हो वो तो उसी वक्त तुम्हारे अंदर डाल दिया था जब सिस्टम को मैंने डिज़ाइन किया था, जब से सब कुछ की शुरुआत हुआ था। जीन कहता है, कैसे तुम इतना सब कुछ कर सकते हो? कैसे तुम इसे डिज़ाइन कर सकते हो और कैसे तुम मुझे इतना सारा पावर्स दे सकते हो? आर्किटेक्ट हंसते हुए कहता है, मैंने तुम्हें चूज़ नहीं किया। इनफैक्ट मैं तो तुम्हें चूज़ करने के आइडिया की अगेंस्ट था। मैं तो बस एक आर्किटेक्ट हूँ, एक मॉडरेटर जिसने कि इस प्लेयर ब्रीडिंग सिस्टम को बनाया है। मेरा डिज़ाइन वो परफेक्ट है। जीन सोच रहा है, मेरे पास अभी इसके साथ हेड ऑन हेड फाइट करने का बिल्कुल वक्त नहीं है। और दूसरी तरफ आर्किटेक्ट को देखते हैं, वो भी जीन की तरफ बहुत ही स्पीड से हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था और कहता है, जो बचा हुआ वक्त है उसमें मैं अपना पूरा ताकत का इस्तेमाल कर दूंगा। और तभी वो जीन के पास आके एक बहुत खतरनाक हमला करता है। चारों तरफ उसकी हथियार चलाने लगता है। जीन अपने अंदर एक स्पार्क को महसूस करता है और सोचने लगता है, क्या चल रहा है? हर एक सेंस जो भी मेरे पास है वो और ज़्यादा शार्प होते जा रहा है। मैं ये कर सकता हूँ, मुझे पता है। उसके पास लॉन्ग स्वॉर्ड, स्पीयर, ब्लेड, एक्स, हैमर सब कुछ है। मैं उसके हर एक हथियार को सेंस कर सकता हूँ, उसके हर एक मूवमेंट्स को सेंस कर सकता हूँ। अगर आप लोगों ने गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट देखा था, जैसे वो हर एक अटैक को डॉज कर पाता है, जिन भी अब वैसे ही आर्किटेक्ट के हर एक हमले को डॉज कर रहा है। और ऐसा करते हुए देख के हम पहली बार आर्किटेक्ट को यहाँ पे डरते हुए देखते हैं। वो डर चुका है, सोच रहा है, मैं अपना पूरी ताकत इस्तेमाल कर रहा हूँ, पर कैसे वो मेरे हर एक अटैक को डॉज कर पा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो और तेज होता जा रहा है। और तभी जीन को देखते हैं, वो बहुत ही स्पीड से आर्किटेक्ट के पास जाके उसका एक हाथ पूरी तरह से काट देता है। आर्किटेक्ट को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो कहता है, मैं एक फेक बॉडी के अंदर हूँ, फिर भी उसकी अटैक से मुझे दर्द हो रहा है, क्यों? और तभी उसकी तरफ देखते हुए कहता है, अब मैं समझा, क्या इसीलिए उन्होंने तुम्हें चूज़ किया? हाँ, हो सकता है, इट्स ओनली स्मॉल फ्रैक्शन, पर ये तुम्हारे ही अंदर है। जीन को हम बहुत ज़्यादा गुस्से में देखते हैं और तभी आर्किटेक्ट चिल्ला के कहता है, तुम बस एक ह्यूमन हो, सिर्फ एक ह्यूमन। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और टाइम बचा हुआ है 3 मिनट 45 सेकेंड। आर्किटेक्ट के जितने सारे पपेट्स यानी वहाँ पे जितने सारे मूर्तियाँ थे सब कोई फिर से खड़ा होने लगता है। वो बड़ा वाला मूर्ति वो भी फिर से खड़ा होने लगता है। जीन उसकी तरफ बहुत ही तेज़ी से जाता है और उस पर अपने कमांडर्स ऑथोरिटी से फिर से अटैक करता है। और उसके सिर्फ एक ही अटैक से वहाँ पे जितने भी सारे मूर्तिस थे सब के सब वहाँ से उड़ जाते हैं
जिन उस गॉड मूर्ति यानी बड़े वाले मूर्ति की हर एक अटैक को डॉज करे जा रहा है और साथ ही में आर्किटेक्ट को एक के बाद एक स्लैश करते जा रहा है। और तभी देखते हैं आर्किटेक्ट का बहुत सारा हाथ वो एक ही बार में एक ही स्लैश में काट देता है। पर तभी उसे पीछे कुछ महसूस होता है और पीछे वो वही मूर्ति को देखता है जिसने पिछली बार उसकी पैर को काट दिया था। ये याद आते ही और उस मूर्ति को देखते ही उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है क्या ये वही बंदा है ना जो पहले था। और तभी देखते हैं वो जंप करता है और उस मूर्ति को बीच से पूरी तरह से डिवाइड कर देता है एक ही अटैक में। और तभी आर्किटेक्ट की तरफ मुड़ता है। आर्किटेक्ट उसे देख के डर चुका है, चीखने लगता है और उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी वहाँ पे जिन बहुत ही जोर से एक अटैक करता है जिससे वहाँ पे बहुत ही बड़ा एक ब्लास्ट होता है। टाइम बचा हुआ है 2 मिनट 14 सेकेंड। पर तभी देखते हैं आर्किटेक्ट के गले पे जिन का स्वॉर्ड। आर्किटेक्ट कहता है क्या मैं हार गया, ये टेस्ट अब ख़त्म होता है। सीन शिफ्ट होता है। जिन आर्किटेक्ट के सामने खड़ा हुआ है। आर्किटेक्ट उसकी तरफ उंगली करते हुए कहता है सारे के सारे आंसर्स तुम्हारे ही अंदर है। जिन सोचने लगता है क्या मेरे अंदर। और तभी देखते हैं उसको एक नोटिस मिलता है। आर्किटेक्ट कहता है चॉइस तुम्हारा है। और जिन की नोटिस में लिखा हुआ था तुम्हारे यादों के अंदर एक डेटा है, क्या तुम उसे वापस लाना चाहते हो? एक्सेप्ट येस और नो। जिन सोचता है क्या मेरे मेमोरी के अंदर डेटा? येस आई एक्सेप्ट। और उसके ये कहते ही वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोशनी हो जाता है। जिन ऊपर देखने लगता है और उसी रोशनी में वो कहीं खो जाता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है। हम किसी अजीब सी जगह में देखते हैं एक पर्पल टाइप का स्काई। उसी आसमान में हम किसी एंजल को देखते हैं। वो नीचे देख रहा था और नीचे बहुत बहुत हज़ारों लाखों बीस्ट थे जो कि आगे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और तभी देखते हैं ये एंजल और कोई नहीं जिन है। वो नीचे की तरफ देखते हुए कहता है ओ माय गॉड इतना सारा मैजिक बीस्ट। सारे के सारे मैजिक बीस्ट को देखते हैं। वो ऊपर आसमान की तरफ देखने लगते हैं। जिन को ये अजीब लगता है और पीछे देखते हुए वो सोचता है क्या आखिर वो किसे देख रहे हैं। तभी पीछे देख के वो पूरी तरह से घबरा जाता है क्योंकि आसमान में बहुत सारे खतरनाक पोर्टल्स खुलते हैं। जिन सब कुछ देखने के बाद सोच रहा है ये पर्पल स्काई, इतने सारे बीस्ट, ये पृथ्वी तो हो ही नहीं सकता। और ये इतने सारे बीस्ट जिनमें आइस एल्व्स, हाई ऑक, गॉब्लिन्स, जाइंट्स सब कुछ है। अगर ये सब हमारी पृथ्वी पर चले गए पूरे ह्यूमन रेस सारे के सारे लोग एक ही बार में ख़त्म हो जाएंगे। उनके पास जिंदा रहने की कोई चांस ही नहीं। और तभी देखते हैं डेंजन ब्रेक होता है और उसी पोर्टल से बहुत ज़्यादा रोशनी आने लगता है। और जिन तभी कहता है मुझे ये फिगर आउट करने में टाइम नहीं लगा इसके बाद क्या होने वाला है। और तभी उसी पोर्टल से हम बहुत सारे हज़ारों एंजल्स को बाहर आते हुए देखते हैं। वो आके अपना बिगुल बजा देते हैं फाइट के लिए। और तभी उन सब के बीच बहुत घमासान एक वॉर छिड़ जाता है। सारे एंजल्स और बीस्ट एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। सारे के सारे एंजल्स जो है सारे के सारे बीस्ट को बहुत आसानी से मारे जा रहा है। ये देख के जिन सोचने लगता है ये जो सिल्वर सोल्जर्स है इनके आगे सारे के सारे बीस्ट कुछ भी नहीं। ये सब तो इन्हें आसानी से मार रहे हैं। इनके एक दूसरे से लड़ने का साउंड, इनके आर्मर क्लैशिंग का साउंड चारों तरफ गूंज रहा है। चारों तरफ बस खून और खून, चारों तरफ बस सब कोई दर्द में चीख रहे हैं। और ये सिल्वर सोल्जर्स ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अब तक पूरे फाइट में इन सारे बीस्ट के ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं। और हम ऐसा ही देखते हैं सारे के सारे सिल्वर सोल्जर्स सब किसी ने बहुत सारे बीस्ट को मार दिया है। पर तभी पता नहीं क्या होता है सारे के सारे सिल्वर सोल्जर्स रुक जाते हैं। एक ब्लैक शैडो हॉर्स में किसी का एंट्री होता है और वो आते ही कहता है अराइज। ये देख के जिन पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वो कहता है क्या ये तो मोनार्क स्ट्रोमिन है और शैडो एक्सट्रैक्शन। और हम किसी को आते हुए देखते हैं उसके साथ लाखों शैडो सोल्जर्स हैं। जिन उसे देखते हुए कहता है क्या इसका मतलब ये है असली मोनार्क ऑफ शैडोज। और तभी हम मोनार्क ऑफ शैडो यानी ऐशबॉर्न को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे इसके नाम नहीं बताया गया पर मैं आपको बता दे रहा हूँ इसका नाम है ऐशबॉर्न। तो मैं आपसे इसे ऐशबॉर्न ही कहूँगा। जिसकी अपीयरेंस बहुत ज़्यादा खतरनाक और वो अपने ही एक ब्लैक शैडो हॉर्स में आ रहा था। तभी हमें यहाँ पे कहा जाता है इमोर्टलिटी, एक आर्मी जो कि कभी नहीं मरता। जिन चारों तरफ देख के सोच रहा है मैजिक बीस्ट जो कि अपने जीवन को सेक्रीफाइस कर दिए थे पर मौत उनके लिए इनफ नहीं था। उनके अंदर अभी जो ब्लड दौड़ रहा है जो कि पूरी तरह से डार्क है, उनके पास नई ताकत आ चुकी है। और तभी नीचे देखता है ऐशबॉर्न के चारों तरफ बहुत सारे शैडो सोल्जर्स हैं। उन सबको देखते हुए कहता है क्या
वो इतने सारे शैडो सोल्जर्स को समन कर सकता है? मैं तो उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं हूँ। और तभी देखते हैं ऐशबॉर्न के सारे शैडो सोल्जर्स उन सिल्वर सोल्जर्स के खिलाफ भिड़ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं, पर यहाँ पे ऐशबॉर्न के जो शैडो सोल्जर्स थे वो उन सारे सोल्जर्स के ऊपर भारी पड़ रहे थे। जीन उन सबको देख के सोचने लगता है, सिल्वर सोल्जर्स वो अब तक जीत रहे थे, उनको जीतना चाहिए था, पर फिर अभी और एक वार स्टार्ट हो गया, और ये भी सिर्फ एक बंदे की आ जाने से। एक बंदा, उसने पूरी तरह से एक वार की टाइट्स को ही चेंज कर दिया। तभी ऐशबॉर्न को देखते हैं, वो भी बहुत सारे सिल्वर सोल्जर्स से लड़ रहा है, फाइट कर रहा है। उसके आगे बहुत सारे सोल्जर्स कुछ भी नहीं है, वो आसानी से सबको मारते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी देखते हैं वो अपना कमांडर्स ऑथोरिटी का यूज़ करता है। ये देख के जिन कहता है, क्या कमांडर्स ऑथोरिटी? ऐशबॉर्न को देखते हैं, वो सबको मारते हुए आगे जा रहा था। जिन भी कहता है, मोनाक ऑफ शैडोज वो जहाँ से जा रहा था, वहाँ से उसके पीछे पीछे डिस्ट्रक्शन जा रहा था। देख के तो लग रहा था अब जीत उसकी हाथों में है, जब तक वो लोग नहीं आए। सीन शिफ्ट होता है, हम डबल डेंजन के गेट को देखते हैं। वहाँ पे सोईजोंग, मिस चाइएन, मिस्टर बू, बाकी सारे हंटर्स के साथ आ चुके हैं। सोईजोंग कहते हैं, मैं अंदर एक बहुत खतरनाक माना महसूस कर पा रहा हूँ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि संग जिनबू वो अंदर है? मिस चाइएन को देखते हैं, वो सोच रही है, ये माना संग जिनबू की नहीं है, पर फिर ये माना ये किसको बिलोंग करता है? मिस्टर बू वो भी सोच रहा है, संग जिनबू ने मुझे बताया था उसने डेंजन क्लियर नहीं की थी, तो फिर क्यों वो यहाँ पे फिर वापस आया? ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। तभी देखते हैं डेंजन का गेट खुलता है। अंदर आते ही सोईजोंग और बाकी सब पूरी तरह से चौंक जाते हैं। सोईजोंग कहता है, व्हाट द हेल, ये जगह आखिर ये किस तरह का जगह है? बू जिनचुल वो भी पूरी तरह से चौंक जाता है और कहता है, तो ये सच था जो भी उसने कहा था, स्टैचू ऑफ गॉड और सारी पत्थर की मूर्तियाँ, सब कुछ असल में एग्जिस्ट करता है। पर तभी आर्किटेक्ट कहता है, ये क्या है? मुझे याद नहीं कि मैंने कोई भी ह्यूमंस को बुलाया था। उसकी आवाज़ सुन के सारे लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। आर्किटेक्ट कंटिन्यू करते हुए कहता है, ये तो मेरे लिए आज और एक सरप्राइज़ है। सारे के सारे लोग उसको ऐसे बोलते हुए देख के और ज़्यादा चौंक जाते हैं। सबको कहने लगते हैं, क्या हम बस सुन रहे हैं, या फिर ये मैजिक बीस्ट ये ह्यूमन लैंग्वेज बोल रहा है? उन सबको आवाज़ करते हुए देख के आर्किटेक्ट चिल्ला के कहता है, साइलेंस। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई राजा को उसकी नींद में भी डिस्टर्ब करने की? सब कहते हैं, क्या किंग? और सामने संग जिनबू को देखते हैं, वो वहीं पे खड़ा हुआ है। उसकी बॉडी से एक अजीब तरह का ऑरा निकल रहा है। वो वहाँ पे खड़ा हुआ है पर उसको कोई होश नहीं है। ये देख के एक हंटर कहता है, क्या वो संग जिनबू है ना? वो वहाँ पे क्या कर रहा है? वो अपनी वर्ड्स कंप्लीट करता उससे पहले ही हम देखते हैं आर्किटेक्ट वहाँ के 3 सोल्जर्स को एक ही बार में स्लैश करते हुए निकल जाता है। मिस चाइएन पीछे देखती है और उसे देखते हुए आर्किटेक्ट कहता है, तुम लोग सच में स्ट्रॉन्ग ह्यूमंस हो। अब तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है तुम लोगों के लिए। तुम लोगों को मैं किंग को ऑफर करूँगा। सीन शिफ्ट होता है, फिर से हम जीन को देखते हैं। जीन पीछे देखते हुए बहुत ज़्यादा चौंका हुआ है। पीछे हम और 2 रेड और ब्लू गेट्स को देखते हैं। उनमें से और ज़्यादा बहुत सारे सोल्जर्स बाहर निकलते हैं। जीन उन सबको देखता है और कहता है, क्या ये सब तो द रिकार्डो पीटोस रोकन और यहाँ तक कि रदीरू क्लैन वो भी यहाँ पे आए हैं। और तभी हम वहाँ पे बहुत बड़े से मॉन्स्टर जैसे एक बहुत खतरनाक भेड़िया को देखते हैं। उसके सामने सारे के सारे सोल्जर्स हैं। ऐशबॉर्न के सामने सारे के सारे आके खड़े हो जाते हैं। ऐशबॉर्न उनको बहुत सीरियस होकर देखता है। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम देखते हैं वही हंटर, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। हीलर्स उसको हील कर रहे हैं। सोईजोंग चिल्ला के कहता है, जल्दी उसे हील करो, जो भी जितने भी ताकत तुम्हारे पास है सब कुछ दे के हील करो उसे। दूसरी तरफ सारे के सारे मूर्तियाँ, सारे के सारे स्टैचूज उनकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उन सारे स्टैचूज को देखते हैं, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आर्किटेक्ट कंटिन्यू करते हुए कहता है, कोई भी अगर मेरे ये पापेट्स ख़त्म होने तक जिंदा रहेंगे उनको ये ऑनर दिया जाएगा कि वो राजा के जन्म को देख पाएंगे। पर क्या तुम लोग बच पाओगे? तभी हम देखते हैं स्टैचू ऑफ गॉड को फिर से वो अपने आँखों से लेज़र बीम छोड़ने लगता है। सोईजोंग सबको चिल्ला के वार्न करता है और बचने के लिए कहता है। वो भी अपने फायर से मूर्तियों के ऊपर हमला करता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं सारे के सारे हंटर्स भी उन सारे स्टैचू से लड़ रहा है। और तभी मिस्टर बू को देखते हैं, वो भी एक बहुत खतरनाक पंच एक स्टैचू को मारता है। पर तभी जब वो उस स्टैचू की तरफ देखता है, उसे खरोच तक नहीं आया था।
ये देख के वो पूरी तरह से डर जाता है। वो स्टैचूज पर वहाँ पे बहुत ही खतरनाक हमला करता है। सोल्जोंग भी उन पर हमला करते हुए कहता है इनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई है, तो मुझे नहीं लगता कि इन पर फिजिकल अटैक्स काम करने वाले हैं, तो केयरफुल रहो। सिर्फ फिजिकल अटैक्स ही नहीं, किसी का भी कोई अटैक्स उन पर काम नहीं कर रहे थे, जैसे कि किसी का प्रोवोकेशन या फिर मैजिकल अटैक्स, कुछ भी उन पर काम नहीं कर रहे थे। ये देख के सोल्जोंग बहुत ज़्यादा घबराता है और सोचने लगता है यार डैम, हमारे पास अब कोई ऑप्शंस नहीं। पर तभी वो जीन की तरफ देखता है और सोचने लगता है अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो उसको जगाने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। और तभी वो अपना एक फायरबॉल जीन की तरफ मारता है, पर जब तक वो फायरबॉल जाके जीन को लगता है उससे पहले वहाँ पे आर्किटेक्ट पहुँच जाता है और उस फायर अटैक को रोक देता है और गुस्से में सोल्जोंग की तरफ अटैक करने के लिए आते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजा को उसकी स्लम्बर से जगाने की। पर जब तक वो आता तभी देखते हैं सोल्जोंग के पीछे से 2-3 हंटर्स जाके आर्किटेक्ट को बहुत ही खतरनाक पंच करता है। तभी मिस्टर बो मिस चाइयन को चिल्ला के कहता है मिस चाइयन, हम लोग बाकी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, प्लीज़ आप जाके संग जिनबू को जगाओ। मिस चाइयन दौड़ के जीन की तरफ जा ही रही थी और तभी सीन शिफ्ट होता है। जीन को देखते हैं, जीन सामने देखते हुए बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है क्योंकि उसके सामने और एक बहुत खतरनाक वॉर छिड़ चुका है एशबॉर्न की शैडोज और उन सारे बीस्ट के बीच। वो उन्हें लड़ते हुए देख के सोच रहा है शैडोज तो बस रीजनरेट हुए ही जा रहे हैं, चाहे उन्हें कितनी बार भी डिस्ट्रॉय किया जाए। अगर वो लोग मेरे सोल्जर्स होते तो अब तक बहुत पहले ही मेरा माना खत्म हो चुका होता। देख के तो ऐसा लगता है उसके पास माना की कोई कमी नहीं है, लिमिटलेस माना है उसके पास। उन दोनों गेट से जो बीस्ट आए हैं पता नहीं क्यों उनके पास एक दूसरे से लड़ने की अब कोई वजह नहीं। और दूसरी तरफ मोनार्क ऑफ शैडोज पता नहीं वो कौन से साइड पे है, ना तो वो बीस्ट की साइड पे है और ना तो या फिर। और तभी उसे क्लिक होता है और कहता है और मे बी एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। तभी हम एशबॉर्न की घोड़े को देखते हैं, उसको मार दिया गया है। और तभी कुछ देर बाद हम देखते हैं दूसरे आर्मी, उनकी हालत ख़राब हो चुका है, सब के सब मरे पड़े हैं। और तभी एशबॉर्न के सामने हम दूसरे आर्मी की लीडर को गिरा हुआ देखते हैं। एशबॉर्न आगे जाते हुए कहता है हमारे पास चांस था, आज हम इस वॉर को ख़त्म कर सकते थे, तो क्यों तुमने मुझे बिट्रे किया, बोलो। पर वो बंदा वो कहता है व्हाट अ शेम, अब तक तो शायद मुझे तुम्हें ख़त्म कर देना चाहिए था। पर एशबॉर्न गुस्से में कहता है मैंने तुमसे कोई सवाल पूछे हैं, बताओ मुझे तुमने बिट्रे क्यों किया। वो बंदा हंसता है और बीस्ट लैंग्वेज में कुछ कहता है। ये सुन के एशबॉर्न को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उसे एक खतरनाक पंच मारता है, पर तभी देखते हैं एशबॉर्न उठा के उसको बहुत ज़ोर से पंच मारने लगता है, उसकी हालत ख़राब कर देता है, उसके बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है। पर तभी उसकी आंखें दिखाया जाता है। वो देख के जीन सोचने लगता है ये आंखें, ये मैंने कहीं तो देखे हैं। तभी एशबॉर्न उसको छोड़ देता है, वो नीचे गिर जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है ये और कोई नहीं बैरन द डिमन किंग है, जिनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता बैरन यहाँ पे क्या कर रहा है। और तभी वो अपने हाथों की तरफ देखता है, वहाँ पे उसकी खून लगा हुआ है। तभी हमें वहाँ पे दिखाया जाता है एशबॉर्न अब जीन, यानी जीन अब एशबॉर्न बन चुका है। वो ये देख के बिल्कुल समझ नहीं पाता और सोचने लगता है ये कब हुआ, अब तक तो मैंने नोटिस ही नहीं की थी। तभी अपने दाएं तरफ वो कुछ महसूस करता है, वहाँ पे ग्लो होने लगता है और उसकी बॉडी में हमें 2 हार्ट को दिखाया जाता है, एक तो ब्लैक हार्ट और दूसरा नॉर्मल हार्ट। दोनों हार्ट एक ही साथ बीट कर रहे हैं। और तभी जीन पीछे देखता है और उसके पीछे और ज़्यादा एंजल्स या फिर कह सकते हैं रूलर्स आ जाते हैं। और तभी नोटिस में दिखाया जाता है जितना भी डेटा था वो ख़त्म हो चुका है और प्लेबैक अब ख़त्म होता है। सो इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगला एपिसोड जल्दी लाऊंगा, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सोलो लेवलिंग के नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था जीन आखिरकार आर्किटेक्ट को हरा देता है, उसके बाद सिस्टम उसे उसकी मेमोरी यानी उसके पावर्स के बारे में बताता है। अब आगे एपिसोड की शुरू में द आर्किटेक्ट को देखते हैं। वो हंसते हुए मिस चाइयन से कहने लगता है तुम सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, क्यों ना थोड़ा और कोशिश करो। उसकी बात सुन के मिस चाइयन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपना स्वॉर्ड डांस करने लगती है और आर्किटेक्ट पर हमला करती है। पर आर्किटेक्ट ये देख के और ज्यादा स्माइल करने लगता है और कहता है बिल्कुल अब ये ह्यूमंस वाली बात हुई ना। और वो भी उसके हर एक अटैक को डॉज कर रहा है। और तभी देखते हैं वो अपना स्वॉर्ड मिस चाइयन की शोल्डर पे मारता है, जिससे उसके बाह पे बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। वो चीखने लगती है, बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। आर्किटेक्ट उसकी ये हाल देख के हंसने लगता है और कहता है क्या तुम सब सिर्फ इतना ही कर सकते हो? वेल, क्या कर सकते हैं, आखिरकार तुम सब सिर्फ ह्यूमंस जो हो, डिसअपॉइंट करने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते।
उसकी ये बात सुन के सोई जोंग, मिस्टर बू सबको गुस्सा आने लगता है। सब उसकी तरफ गुस्से में देखने लगते हैं। वो कंटिन्यू करते हुए कहता है, जो सिस्टम मैंने बनाया है वो प्रेडिक्ट कर सकता है तुम्हारा रिस्पॉन्स क्या होने वाला है। तो फिर तुम सबकी ये अटेम्प्ट्स मेरे ऊपर कुछ भी काम नहीं करने वाला। और तुम्हारी जो हालत है, मुझे अब तो देख के ये लगता है कि तुम लोग बस इतना ही कर सकते थे। पर तभी देखते हैं मिस्टर सोई जोंग वो उस पर अपने फायर अटैक से हमला करता है। उसकी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो कहने लगता है, हमें संग जिनवू को जगाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, सिर्फ यही एक रास्ता बचा है। उसकी बात सुन के मिस चाइयन को देखते हैं। उसकी हालत खराब होने के बाद भी जिन की तरफ दौड़ने लगती है। तभी उसके पीछे इंस्टेंटली हम देखते हैं आर्किटेक्ट आ जाता है। वो उसे पकड़ने वाला ही था, पर तभी अचानक से मिस चाइयन उसकी अटैक को डॉज कर देता है। वहाँ पे आर्किटेक्ट जमीन पे गिरा हुआ है। वो हंसते हुए उस तरफ देखते हुए कहता है, तो उसने मेरे अटैक को डॉज कर दिया, बुरा नहीं है। पर तभी सामने कुछ देख के उसे जोर से धक्का लगता है, क्योंकि मिस चाइयन के पास वो एक शैडो को देखता है। ये देख के उसे बिल्कुल विश्वास नहीं होता, क्योंकि वो जानता है इस डेंजन के अंदर शैडो नहीं आ सकता या फिर शैडो को कोई समन नहीं कर सकता। ये तो रूल्स के खिलाफ है। और कुछ ही देर बाद उसे समझ में आ जाता है कि शायद किंग यानी जीन बू ने उस पर अपना शैडो प्लांट किया था। ये समझने के बाद वो कहता है, आखिर तुम कौन हो और तुम्हारा रिलेशनशिप संग जिनबू के साथ क्या है। मिस चाइयन कहती है, हम दोस्त हैं, दोस्त जो कि उसको बचाने आए हैं। ये सुन के वो हंसने लगता है और कहता है, अब तो लगता है कि ये किंग नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, तो फिर मैं तुम्हें एक चांस देना चाहूँगा। आज एक ग्रेट डे है। मोनार्क ऑफ शैडोज़ जो कि जागने वाले हैं, इस दुनिया में आने वाले हैं, और मैं तुम्हें एक चांस देने वाला हूँ वो विटनेस करने का, उनका इस दुनिया में पधारना विटनेस करने की चांस। हावेवर बाकी सारे जो ह्यूमंस हैं वो नहीं बचेंगे, उन सबको मार दिया जाएगा। तभी उसे आवाज़ सुनाई देता है, मेरे रहते नहीं। वो उस तरफ देखता है और तभी देखते हैं जीन उसके फेस पर बहुत ही ज़ोर से एक पंच मारता है। ये पंच इतना ज़्यादा खतरनाक था कि उसकी पूरी जबड़ा एक ही बार में टूट जाता है। अब बस पैनल को देखो, समझ सकते हो यह कितना ज़्यादा पावरफुल था। जीन तभी कहता है, तुमने मेरे बॉडी के साथ आखिर क्या किया है, बताओ। जीन के छाती के बाएं तरफ ब्लैक हार्ट को जलते हुए देखते हैं, ग्लो करते हुए देखते हैं। मिस्टर बू, सोई जोंग सब ये देख के हैरान होते हैं। द आर्किटेक्ट के ऊपर हम जीन को देखते हैं। वो उसके फेस के ऊपर, उसके बॉडी के ऊपर खड़ा हुआ है। आर्किटेक्ट उसे देख के बहुत ज़्यादा डर चुका है, बहुत ज़्यादा हैरान है, और देखते हुए कहता है, तुम्हें देख के नहीं लग रहा है कि तुम किंग हो, पर क्यों और तुम यहाँ पे क्यों हो? उनके बदले तुम यहाँ पे क्यों हो? तुम्हें तो यहाँ होना नहीं चाहिए। और अब तक तुम अपने कॉन्शियसनेस को मेंटेन कैसे कर सकते हो जबकि तुम्हारे अंदर ब्लैक हार्ट ग्लो कर रहा है? जिनको ये समझ में नहीं आता, वो सोचने लगता है, क्या ब्लैक हार्ट? सो ये क्रेजी माना जो मैं अभी फील कर पा रहा हूँ ब्लैक हार्ट की वजह से है। तभी नोटिस दिखाया जाता है, टाइटल डिमन हंटर, तुमने ऑल ऑफ द रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर ली है। तुमने डिमन किंग बैरन द मोनार्क ऑफ वाइट फ्लेम को हरा दिया है, और उसके इफेक्ट में तुम्हें मिलता है ब्लैक हार्ट, जिसका का माना 1 लाख प्लस है। जीन आर्किटेक्ट की तरफ देखने लगता है, देखते हुए सोचता है, इसकी रिएक्शन देख के तो मुझे ये लग रहा है जो अभी मेरे साथ हुआ ये इसकी प्लान में बिल्कुल नहीं था, और मेरी यादें जो डाटा रिट्रीव्ड हुआ उसके बावजूद मुझे सारे आंसर्स नहीं मिले। और तभी सीरियस होकर कहता है, तुमने कहा था तुम मुझे प्लेयर के हिसाब से चूज नहीं करना चाहते थे, पर क्यों? और ये प्लेयर ये आखिर क्या चीज़ है, और तुम मेरे साथ क्या करना चाहते थे? आर्किटेक्ट उसकी तरफ देखते हुए सोचने लगता है, क्या ऐसा हो सकता है? और तभी चिल्ला के कहता है, मोनार्क ऑफ शैडोज, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या आपको लगता है बाकी सारे मोनार्क्स आपको छोड़ देंगे? वो जवाब नहीं देता। ये देख के जीन अपने सारे तलवार उसके ऊपर उसकी तरफ करते हुए कहता है, मेरे सवालों का जवाब दो। पर वो हंसने लगता है और कहता है, तुम बहुत अजीब हो और बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल भी। अब मुझे समझ में आया उसने तुम्हें क्यों चूज़ किया। और तभी वहाँ पे सारे के सारे स्टैचूज़ को देखते हैं, वो हिल रहे थे, जो पहले हिल नहीं रहे थे वो भी अब हिलने लगते हैं, जीन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। वो हंसते हुए कहता है, अगर यहाँ पे मैं मर गया तो मेरे सारे के सारे पपेट्स, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा, वो नहीं रुकने वाले। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी मुझे मार सकते हो? जीन कहता है, तुम्हें क्या लगता है अगर मैं बोलूँ कि मैं तुम्हें मार दूंगा उसके बाद तुम्हारे सारे पपेट्स को भी मार दूंगा?
ये सुन के आर्किटेक्ट डर जाता है और कहता है, मैं हूँ द आर्किटेक्ट ऑफ द सिस्टम। तुम्हें क्या लगता है अगर तुमने मुझे मार दिया तो क्या होगा? जिन हंसता है और कहता है, मैं फिर से ई रैंक का बन जाऊंगा, है ना? पर इस बारे में मैंने पहले ही सोच लिया है। तुम्हें क्या लगता है अगर किसी ने एक बार सिस्टम को बना दी और उसका क्रिएटर ख़त्म हो जाता है, क्या सिस्टम ख़त्म होता है? ये सुन के आर्किटेक्ट समझ जाता है जिन क्या कहना चाह रहा है और तभी फिर से चिल्ला के कहता है, तो फिर मुझे मैनुअली करना होगा। वो जिन की सिस्टम के साथ छेड़खानी करने लगता है। सिस्टम पूरी आवाज़ें करने लगता है और तभी वो और ज़्यादा चौंकता है क्योंकि सिस्टम उसकी एक्सेस को बार बार डिनाई किए जा रहा है। ये उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। चिल्ला के कहने लगता है, सिस्टम मेरी एक्सेस को डिनाई क्यों कर रहा है? तभी जिन कहता है, क्या तुम्हें पता है, मैंने एक बार सोचा था अगर सिस्टम मुझे यूज़ कर रहा है तो मैं पूरी सिस्टम को निकाल लूँगा। पर लकी फॉर मी कि तुम्हारे सिस्टम में बहुत सारे फ्लॉज है। ये सुन के आर्किटेक्ट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। चिल्ला के कहता है, हाउ डेयर यू। पर जिन उसकी और कोई भी बात ना सुन के उसको अपने सारे के सारे तलवार के साथ एक ही बार में स्लैश करता है। उसकी बॉडी की टुकड़े टुकड़े कर देता है। आर्किटेक्ट को देखते हैं वो अब मर रहा है और जाते जाते कहने लगता है, एक चीज़ मुझे क्लियर करने दो, एक प्रेडिक्शन मुझे बोलने दो। नहीं, प्रेडिक्शन नहीं, प्रोफेसी। एक वक्त ऐसा आएगा जब एक अनअवॉइडेबल डेथ जिसे तुम अवॉइड नहीं कर सकते वो ढूंढते हुए तुम्हें आएगा। जीन कहता है, ठीक है, आने दो। सीन शिफ्ट होता है, डेंजन के बाहर देखते हैं सारे के सारे हंटर्स जो कि वहाँ पे गए थे। वो लोग डेंजन की तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। वो लोग जानते हैं अगर वो लोग अभी भी अंदर होते तो उनका गिल्ड पूरी तरह से ख़त्म हो जाते। सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद, तभी सारे के सारे हंटर्स डेंजन से बाहर आने लगते हैं। एक एक करके सारे हंटर्स जैसे मिस्टर बू, मिस चाइयन, मिस्टर सोईजोंग और बाकी सब बाहर आ जाते हैं। उन सब की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये देख के करेज गिल्ड के मेंबर सोचने लगता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, ये लोग तो एलाइट मेंबर्स है हंटर गिल्ड्स की, इनकी इतनी बुरी हालत वो भी एक सी रैंक की डेंजन में कैसे हो सकता है? तभी मिस्टर बू उनके पास जाके कहता है, तुम लोग करेज गिल्ड से हो, है ना? क्या कोई कैजुअलिटीज़ हुई है? वो लोग कहते हैं, हाँ सर, हुई है। सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद, हम देखते हैं जीन भी डेंजन से बाहर आने लगता है और सोचने लगता है, जो रियल आर्किटेक्ट था वो शायद कहीं और है और मुझे कुछ आंसर्स तो मिले हैं पर सारे के सारे आंसर्स नहीं मिले हैं। मिस्टर बू को देखते हैं, वो तभी जीन के पास आके कहता है, मिस्टर संग, 20 हाईएस्ट एलाइट रैंकिंग हंटर्स आज मारे जा चुके हैं और आप कह रहे हैं कि आप अकेले ही इस पूरे डेंजन को क्लियर करना चाहते थे। जीन सोचने लगता है, मैंने करेज गिल्ड से बोला था हंटर एसोसिएशन को खबर दे, पर मुझे सच में नहीं लगा था कोई मेरी मदद करने आएगा। मेरी वजह से ये सारे लोग मारे गए। आज मैं बच पाया थैंक्स टू दोस हंटर्स जो आज मेरे लिए मरे हैं। मिस्टर बू पूछता है, मिस्टर संग, आपको कैसे पता कि यहाँ पे डबल डेंजन होने वाला है? जीन कहता है, डेंजन उसी ने मुझे बुलाया। ये सुन के बू को विश्वास नहीं होता, वो समझ नहीं पाता। वो कहता है, क्या मतलब, डेंजन ने आपको बुलाया? जीन कहता है, हाँ, मुझे एक मैसेज दिखाई देता है जिसने मुझे बताया था यहाँ आने के लिए। मिस्टर बू पूछता है, क्या मैं वो देख सकता हूँ? पर जीन कहता है, नहीं, ये मेरे दिमाग के अंदर है। मिस्टर बू को पहले ये जोक लगता है पर बाद में वो सोचता है ये बिल्कुल वैसा मोमेंट नहीं है जहाँ पे कोई भी जोक कर सकता है, तो अगर वो बोल रहा है तो ये सच ही होगा। तभी मिस चाइयन जीन के पास आती है और कहती है, मिस्टर संग जिनबू, क्या तुम ठीक हो? जीन कहता है, हाँ ऑफ कोर्स मैं ठीक हूँ। पर तभी उसे कुछ होने लगता है और वो कहता है, नहीं, मैं थोड़ा सा टायर्ड हूँ। और तभी देखते हैं वो बेहोश होके वहीं पे गिर जाता है। सारे के सारे लोग वहाँ पे उसके आसपास आ जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, संग जिनबू, मिस्टर संग जिनबू। सीन शिफ्ट होता है, हम जापान में देखते हैं बहुत सारे ट्रक भर के माना क्रिस्टल्स लाए जा रहे हैं उसी गेट के पास। और तभी हम यूरी ऑरलॉफ को देखते हैं, वो कहता है, 2 लाख टन माना, सच में ये मेरे लिए तो इनफ होने वाला है। अगर मैंने एक बार गेट के चारों तरफ बैरियर क्रिएट कर दी, शायद वहाँ से कोई भी बाहर नहीं आ पाएगा। पर तभी उसे कुछ महसूस होता है, पीछे देखते हुए चिल्ला के कहता है, कौन हो तुम, शो योरसेल्फ। उसके साइड में बंदा, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, वो कहता है, सॉरी, पर यहाँ पे तो कोई नहीं है सर। ये सुन के यूरी कहता है, मैंने कब बोला कि यहाँ पे कोई बंदा, मतलब कोई ह्यूमन है? और तभी बहुत दूर, उसके पीछे बहुत दूर एक बिल्डिंग के ऊपर जीन के फादर को देखते हैं।
वो नीचे देखते हुए कहने लगता है, वो बंदा, उसकी सेंसेस वो तो काफ़ी शार्प हैं। वेल, मुझे हैरान नहीं होना चाहिए क्योंकि मुझे पता है उसकी पावर्स कहाँ से आते हैं। पर तभी वो सीरियस होकर कहता है, अब फाइनली सब कुछ शुरू होने वाला है। सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। और तभी हम उस खतरनाक गेट को देखते हैं। उसे देखते हुए वो कहता है, अब चारों तरफ ट्रेजिडी होने वाला है। सीन शिफ्ट होता है, बहुत सारे टैंक्स और सब कुछ को देखते हैं। तभी एस रैंक हंटर्स को देखते हैं जो कि लड़ने के लिए अब तैयार हो चुके हैं। वो इन सारे टैंक्स को देख के कहने लगते हैं, अरे ये जितने सारे हथियार है ये तो उन पर काम ही नहीं करने वाले होंगे, क्यों इन्हें बेकार बेकार यहाँ पे लाया गया है। यूरी को देखते हैं, वो सारे के सारे माना क्रिस्टल्स के बीच में से आ रहा है और सबको देख के कहने लगता है, हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मुझे लगता है कि मैं अकेला ही सारे के सारे गेट्स को रोक सकता हूँ। ये बहुत अच्छा होता अगर मुझे ये टाइटल मिलता जो कि एक एस रैंक के गेट को पूरी तरह से अकेला ही ख़त्म कर देता है, पर शायद नहीं मिलने वाला क्योंकि ये तो पहले ही किसी और को मिल चुका है। तभी वो अपना ड्रिंक पीने लगता है, पर पीछे से वो आदमी कहता है, मिस्टर ओलोफ अभी ड्रिंक, ये तो। वो कहता है, मैं बस खुद को शांत कर रहा हूँ क्योंकि मुझे भी तो अपना ग्रेटेस्ट शो दिखाना है अब तक की पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में, है ना। वैसे मुझे ये बताओ यहाँ पे अब कितने सारे एस रैंक हंटर्स हैं। वो बंदा कहता है, टोटल 15 सर। ये सुन के वो कहता है, क्या सिर्फ 15? बहुत ही स्मॉल ऑडियंस है। और वैसे अमेरिकन वो क्या कर रहे हैं, क्या उन्होंने कोई एस रैंक हंटर्स नहीं दिया है? वो बंदा कहता है, सर वो लोग देते, मैंने सुना उनके वहाँ पे भी एस रैंक का गेट ओपन हुआ है। और सिर्फ वहाँ पे नहीं, चारों तरफ यूनाइटेड किंगडम, इंडिया, हर एक देश में ऐसे ही गेट्स ओपन हो रहे हैं सर। वो लोग ऐसे बातें कर रहे थे, पर तभी गेट ओपन होता है और गेट में से बहुत खतरनाक माना बाहर आने लगता है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं जीन को, वो नींद से उठता है, उठ के खुद को फिर से हॉस्पिटल में पाता है। कुछ ही देर बाद वहाँ पे जीन हो आता है। जीन कहता है, मुझे क्या हुआ था? जीन उसे देख के रोने लगता है और कहता है, आप फाइनली जागे हैं सर। मुझे लगा था कि आप मर चुके हैं। आप 3 दिन तक सोए हैं सर, 3 दिन। ये सुन के जीन हैरान होता है और कहता है, क्या मैं 3 दिन से सो रहा था? सोचने लगता है, हाँ हो सकता है, शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही लड़ ली थी। पर पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में वही सारे इमेजेस बार बार आते जा रहे हैं जो कि मैंने सपने में यानी मेरे डेटा में देखे थे। पर रुको 3 दिन हो चुके हैं ना। जिनो मुझे बताओ, मुझे अपडेट दो। जिनो को समझ में नहीं आता। वो कहता है, क्या किस चीज़ की अपडेट सर? वो एस रैंक गेट जो कि जापान में खुला था उसका क्या हुआ? ये सुन के जिन थोड़ा सा सैड होता है और कहता है, वेल। और तभी सीन शिफ्ट होता है जापान में। देखते हैं वो गेट ओपन हो चुका है। बाहर से बहुत बड़े बड़े जाइंट्स बाहर आते हैं। सारे के सारे हंटर्स बहुत ज़्यादा डर चुके हैं और उन्हें ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि जाइंट्स यहाँ पे क्या कर रहा है, वो भी एक एस रैंक गेट के बाहर। क्योंकि नॉर्मली जाइंट्स ए रैंक में होते हैं और ए रैंक के टॉप टायर बीस्ट होते हैं। यूरी को देखते हैं, उसे अभी भी खुद पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। उन सब की तरफ देखते हुए हाथ आगे करते हुए कहता है, ये तो बहुत ज़्यादा इजी पीजी होने वाला है, आ जाओ मेरी तरफ। और तभी वो अपना बैरियर मैजिक ऑन करता है। सारे के सारे माना क्रिस्टल को दिखते हैं, उनमें से माना एक पूरा बैरियर की तरह उस गेट के चारों तरफ होने लगता है। कुछ ही देर बाद देखते हैं उस गेट के चारों तरफ एक बहुत बड़ी सी बैरियर क्रिएट हो जाता है। पर तभी आता है वो जाइंट। वो आते ही उस बैरियर को हीट करने लगता है। यूरी ये देख के सोचने लगता है, क्या तुम्हें सच में लगा कि तुम मेरे बैरियर को तोड़ पाओगे? पर तभी वहाँ पे उस बीस्ट यानी उस जाइंट को हटाते हुए और एक बहुत बड़ी सी जाइंट वहाँ पे आता है। उसे देख के यूरी बहुत ज़्यादा डर जाता है, बहुत ज़्यादा हैरान है। और तभी देखते हैं वो बीस्ट आते ही एक ही बार में उसकी बैरियर को पूरी तरह से तोड़ देता है। ये बीस्ट इतना ज़्यादा बड़ा था कि उसके सामने यूरी बस एक चींटी जितना था। पर उसके कुछ समझने से पहले ही हम देखते हैं वो बीस्ट अपने तलवार से पूरी तरह से वापस स्लैश करता है, जिससे यूरी का जो बैरियर था अब पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है। जिनहो को देखते हैं, वो अपना स्टोरी कंप्लीट करता है। जिन ये सुन के थोड़ा सा सैड होता है और सोचता है, एक फेलियर। सीन शिफ्ट होता है योमियुगन यानी जिनहो के पापा को देखते हैं। वो अपने डेस्क पर सोया हुआ है। तभी नींद से उठता है और अपने सामने असिस्टेंट को देखता है और कहता है, मैं शायद फिर से सो गया था। वैसे इस बार मैं कितना देर सोया? वो कहता है, सर 23 घंटे 46 मिनट सर। मैं ऑलरेडी आपको हॉस्पिटल ले जाने ही वाला था। आपने ही मुझसे बोला था अगर 24 घंटे तक आप नहीं उठे तो ले जाने के लिए। पर सर आपके लिए एक अच्छा इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आपके लिए लाया हूँ।
कुछ ही दिन पहले हमें कोई ऐसा मिला है सर जो कि इटर्नल स्लम्बर से जाग चुका है। वो जीन की माँ की फ़ोटो दिखाता है। यो म्यूगान कहता है ये तो संग जिनबो की माँ है ना, इसका मतलब क्या? और तभी वो सोचने लगता है क्या इसका मतलब उसके पास ऐसा कोई पोटेंशियल है कि वो इटर्नल स्लम्बर उससे जगा सकता है। और तभी कहता है और फिर दूसरा वो क्या न्यूज़ है? और सेकंड सर आपके लिए एक विजिटर आए हैं। और तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो कि उनकी तरफ देख के बहुत ज़्यादा दुखी है। सीन शिफ्ट होता है। तभी हम देखते हैं जाइंट्स की हाथ और उसमें यूरी ऑर्लोफ को, वो हवा में है, नीचे की तरफ जा रहा है। और तभी वो जाइंट अपना मुंह खोलता है और यूरी ऑर्लोफ को वहीं पे खा लेता है। सारे के सारे लोग, सारे के सारे हथियार उन सारे जाइंट्स पर हमला करने लगते हैं, पर उनसे उन सारे जाइंट्स को कुछ भी नहीं हो रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है और एक हंटर को देखते हैं। वो ये सब देख रहा था और कहने लगते हैं कोई भी वेपन इन सारे मैजिक बीस्ट पर काम नहीं करने वाले, क्या उन्हें पीछे नहीं हट जाना चाहिए? तभी और सारे हंटर्स को देखते हैं जो कि उस बड़े से जाइंट की तरफ आगे बढ़ रहे थे हमला करने के लिए। वो लड़की को देखते हैं। वो सोच रही है कि अगर मैं उसकी नज़रों से दूर जाके उस पर हमला करूं तो शायद कुछ हो सकता है, और वो ऐसा ही करने का प्लान करती है। पर तभी जाइंट उनकी तरफ बहुत ही स्पीड से देखता है। ये देख के वो लेडी बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो जाइंट बहुत ही स्पीड से उन सब के ऊपर वहीं पे हमला करता है। डॉज करते हुए वो हंटर सोचने लगती है ये इतना ज़्यादा बड़ा है फिर भी इतना ज़्यादा फास्ट है, पर कैसे? ये बीस्ट तो बहुत ज़्यादा इंसेन है। सीन शिफ्ट होता है। हम ऊपर आसमान में हेलीकॉप्टर को देखते हैं। वो लोग न्यूज़ कवर कर रहे थे और जापान की ये सब टीवी पर दिखा रहे थे। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम जीन को देखते हैं। वो भी ये सब न्यूज़ टीवी पे देख रहा था और कुछ ही देर बाद सोचने लगता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो सब पूरे एशिया में डेंजर फैला देंगे, जैसे कि जेजू आइलैंड हुआ था। मुझे जल्दी करना होगा। पर तभी उसके पीछे से आवाज़ आता है मत जाओ जिनबो। तभी हम जिन्हा को देखते हैं। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो सैड है। ये सुन के जिन कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? वो कहती है मुझे पता है तुम वहाँ पे जाना चाहते हो, पर प्लीज़ मत जाओ। जिन उसकी बात सुन के थोड़ा सा चुप रहता है और तभी अपने जगह से उठते हुए कहता है नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ, और वैसे भी मैंने बहुत ज़्यादा काम कर लिया है, अभी मैं थोड़ी दिन के लिए छुट्टी लेना चाहता हूँ। ये कहते हुए उसके सर पर हाथ देते हुए बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद हम उसे एक बेंच पे बाहर बैठा हुआ देखते हैं। तभी बेरू को बुलाता है। बेरू कहता है येस योर मैजेस्टी, मेरा मतलब है माई किंग। जिन कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना जिना के ऊपर नज़र रखना, पर क्या तुम कुछ दिन से टीवी सीरियल्स देख रहे हो? छोड़ो वो सब, मुझे ये बताओ वो कैसी है? बेरू कहता है वो ज़्यादा कुछ करती ही नहीं है, बस सोती है। जीन भी सोचने लगता है शायद उस इंसिडेंट का ट्रॉमा अब तक नहीं गया है। 4 साल हो चुके हैं मेरे पहले रेड को। उसने बस वही एक बार मुझे जाने से मना की थी, पर उसके बाद कभी नहीं। मैं क्या करूं? तभी उसके सामने एक कार आता है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद जिन्हों के पापा को देखते हैं। वो उसके सामने बैठा हुआ है और कहता है चेयरमैन यो, आपको मुझसे क्या काम है? जिन्हों के पापा उसकी तरफ एक ब्लैंक चेक देते हुए कहता है जीतना चाहिए, जो चाहिए भर लो। हाँ मुझे पता है एस रैंक हंटर से डील करना थोड़ा सा मुश्किल है, उनको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होता है, इसीलिए जितना चाहिए उतना भर लो। वैसे ये मत समझना ये मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, ये बस मेरी सिंसियरिटी है। जीन ये देख के कहता है आप मुझसे क्या चाहते हैं? वो थोड़ा सा सैड होते हुए कहता है वेल टू बी ऑनेस्ट मैं वही बीमारी से जूझ रहा हूँ जो कि तुम्हारे माँ को हुई थी। ये सुन के जीन पूरी तरह से चौंकता है। क्या जीन हो उसे इस बारे में पता है? पर वो कहता है मेरे डॉक्टर्स, मेरे वाइफ और सेक्रेटरी, इसके अलावा और कोई नहीं जानता। जीन कहता है तो फिर मैं 4 नंबर हूँ जो कि जानता है। वो कंटिन्यू करते हुए कहते हैं मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा था इसका क्योर क्या हो सकता है, तभी मुझे तुम्हारे माँ के बारे में पता चला। मैं बस तुमसे कुछ नहीं चाहता जिन, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे सच कहो कि मुझे तुम हेल्प कर सकते हो। मैं तुम्हारा काइंडनेस सच में कभी नहीं भूलूंगा। उसकी बात सुन के जिन थोड़ा सा चुप रहता है और सोचने लगता है आज बार बार मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे डिसीजन लेने के लिए फोर्स किया जा रहा है, पता नहीं क्यों। सो इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। अगला एपिसोड बहुत जल्द लाऊंगा और अगला एपिसोड बहुत खतरनाक होने वाला है। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब कर दीजिए।